बिहार की टोटल पॉपुलेशन 13 करोड़ 10 लाख है, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है और जीडीपी के हिसाब से 15वां। किसी भी स्टेट की औकात उसके जीडीपी पर कैपिटा से नापा जाता है और इस मामले में बिहार सबसे नीचे है, यानी बिहार सबसे गरीब राज्य है। सबसे बड़े जीडीपी वाले स्टेट है महाराष्ट्र, 38,76,000 करोड़ की जीडीपी है। गुजरात 28,03,000 करोड़, तमिलनाडु 26,62,000 करोड़, कर्नाटक 25,35,000 करोड़। आप ध्यान देंगे तो ये सारे बड़े जीडीपी वाले स्टेट इंडस्ट्री वाले स्टेट है। महाराष्ट्र 900 ऑपरेशनल इंडस्ट्रीज, गुजरात लगभग 800 ऑपरेशनल इंडस्ट्री, तमिलनाडु 680, कर्नाटक 312 ऑपरेशनल इंडस्ट्रीज है। वही बात करें बिहार की तो सिर्फ 24 ओनली 24 ऑपरेशनल इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। वैसे तो बिहार पूरे इंडिया का 8.76% है, बट फैक्ट्री के मामले में 1% से भी कम है और सबसे बड़ी यही रीजन है कि बिहार इंडिया का सबसे गरीब स्टेट है। 2023 में प्रभात खबर के रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बिहार से 40 लाख लोग दूसरे स्टेट में पलायन करते हैं काम करने के लिए। एनएसओ के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ओनली 12% लोगों का ही परमानेंट जॉब है। परमानेंट का मतलब आप सरकारी जॉब मत समझिए, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जॉब आते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे टीचर हो गया, या किसी मॉल में काम कर रहे वर्कर जिनका काम सालों साल चलता है। 12% लोग परमानेंट जॉब करते हैं और वही 56% लोग स्वरोजगार पर डिपेंड है। और बिहार की कैपेसिटी है महज 105,000, यानी बिहार 1,05,000 लोगों को ही काम प्रोवाइड करने में सक्षम है। वही इससे छोटा स्टेट है कर्नाटक, तो 8,39,000 लोगों को रोजगार देता है। अब बिहार की इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो भूखे मरेगी नहीं, तो वही दूसरे स्टेट में पलायन करती है रोजी रोटी के लिए। लेकिन आज से महज कुछ साल पहले बिहार और बंगाल इंडिया का नंबर 1 इंडस्ट्री वाले स्टेट थे। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज पूरे इंडिया में यही हुआ करती थी। इंडिया का 40% चीनी अकेले बिहार प्रोड्यूस करता था सन 1970 तक, और आज 2% पर आकर सिमट गया। वही 3,000 राइस मिल थी बिहार में, जिनमें से आज 2,000 राइस मिल बंद पड़ी है। गिनत कंपनियां बिहार में थी जो आज बंद पड़ी है, जैसे मॉर्टन चॉकलेट फैक्ट्री, फतुहा केमिकल फॉस्फेट, कोयल ब्लेसरी घाघरा, स्कूटर फैक्ट्री फतुहा, सीमेंट फैक्ट्री, ब्राउनी फर्टिलाइजर प्लांट, इटीसी बहुत सारी कंपनियां थी जो आज बंद पड़ी है और बिहार के लोग दूसरे स्टेट में पलायन करने पर मजबूर है। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा सिचुएशन आया जो बिहार को इस कगार पे लाके छोड़ दिया। वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन वीडियो में हम मेन 6 रीजन पर फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सन 1907, उस समय बिहार झारखंड एक ही स्टेट हुआ करता था। उस समय में इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी बिहार में खोली जाती है। इसके साथ ही 1930 में यहाँ कोयला अयस्क की खदान का काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया में रेल नेटवर्किंग बढ़ाना था और उस समय सारी ट्रेनें कोयले से ही चलती थी। इसके साथ ही सन 1907 में बिहार में बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोली जाती है। अब ये कंपनियां जमकर अपना माल एक्सपोर्ट करती है पूरे इंडिया में। अब यहाँ से बिहार औद्योगिक क्षेत्र में काफी तेजी से स्टेबल होने लगा। हर एक फील्ड में बिहार में कंपनियां खुलने लगी, जैसे मॉर्टन चॉकलेट फैक्ट्री, केमिकल फील्ड में सल्फेट झिगोरा, मैन्युफैक्चरिंग में स्टील एंड आयरन, स्कूटर फैक्ट्री, तब बाइक नहीं हुआ करती थी, पेपर मिल, इसके अलावा खाने पीने के क्षेत्र में शुगर मिल, राइस मिल, ऐसे काउंट किया जाए तो काफ़ी समय लगेगा। आज़ादी के समय तक बिहार इंडिया में कंपनियों का पसंद बन चुका था, चूँकि बिहार में सारे मिनरल्स, कच्चे माल जो कंपनियों को चाहिए होते हैं वो मिल जाते थे। ज़्यादातर कंपनियां बिहार में आने लगी और ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी। उनका ये मानना था कि पूरे देश में फैक्ट्रियों का विकास होना चाहिए। अब चूंकि बिहार की चीनी मिल पूरे इंडिया का 40% चीनी अकेले प्रोड्यूस करती थी, तो कहीं ना कहीं बाकी स्टेट को ये मौका नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए सन 1952 में इंडियन गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आती है, फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी, और ये पॉलिसी बिहार के लिए फैक्ट्री के मामले में किसी शराब से कम नहीं था। इस पॉलिसी के अनुसार आप 0% मिनरल्स वाले जगह पर भी फैक्ट्री लगा सकते थे। फैक्ट्री में यूज होने वाले कच्चे माल आप इंडिया में कहीं से भी ला सकते थे बिल्कुल फ्री, क्योंकि भाड़ा में लगने वाली पैसों की टेंशन सरकार झेलती थी। तरीका से कहे तो सरकार सब्सिडी देती फैक्ट्री में यूज होने वाले कच्चे माल मिनरल्स के ढुलाई के लिए, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे माल ढुलाई पॉलिसी भी कहते हैं। अब यहाँ से बिहार में फैक्ट्रियों का आना बंद हो जाता है और सारे फैक्ट्रियाँ समुद्र के किनारे वाले स्टेट में बिल्ड होने लगती है।
क्योंकि पहले जो इतनी फैक्ट्रियां बिहार में आती थी वो मिनरल्स के लालच में ही आती थी। अब ये पॉलिसी आने के बाद ये टेंशन खत्म हो गया कंपनियों के लिए। अब कंपनियां समुद्र के किनारे की ओर इसलिए जाने लगी क्योंकि माल बनने के बाद देश विदेश में समुद्र के रास्तों से व्यापार करना आसान होता है। अब बिहार से कच्चा माल मिनरल्स नोच करके इन स्टेट में लाया जाने लगा और बिहार फैक्ट्रियों का सप्लायर बन गया और ये स्टेट समृद्ध होने लगे। और वही दूसरी तरफ बिहार रिसोर्सफुल होते हुए भी पीछे छूटता चला गया। बट अभी भी बिहार में तो पहले से जो कंपनियां थी वो थी ही। फिर 1954 में गवर्नमेंट सेकेंड 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करती है। इससे पहले सरकार फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेके आई थी, वो छोटे मोटे कुटीर उद्योग और कृषि क्षेत्र के लिए था। सेकेंड 5 ईयर प्लान 4800 करोड़ का बजट था, जिसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देना और तेजी से औद्योगिकरण करना था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करने वाले बिहार के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री माने जाते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न बिहार भी कहा जाता है। तो जमकर इस पॉलिसी का फायदा उठाते हैं और कई बड़े नए फैक्ट्रियां भी लगवाते हैं बिहार में। इसके साथ ही बिहार के पुराने बड़े उद्योगों में भी कई नई अच्छी बदलाव की जाती है। बिहार की फैक्ट्रिलाइजेशन अभी भी ठीक ठाक चल रहा था, पर 31 जनवरी सन 1961 को इनका देहांत हो जाता है और इनका सीएम का कार्यकाल होता है 11 साल 5 दिन का। पर इसके बाद बिहार में फैक्ट्रियों के पतन में फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स। इनके 11 साल की अवधि के बाद 1961 से सन 1990 तक बिहार में 29 सालों में 29 बार सरकारें गिरी। महज 19 साल में 24 मुख्यमंत्री बने। किसी की अवधि 10 दिन, किसी की 2 महीना, किसी की 50 दिन, किसी की 1 साल, 2 साल, 62 दिन, इसी तरह से इनकी अवधि थी। और 5 बार राष्ट्रपति शासन लगा। जहां 19 सालों में 29 बार सरकारें गिरी, वहां आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बिहार के विकास के लिए उस टाइम क्या काम होता होगा। वारिसलीगंज चीनी मिल स्टार्ट होता है सन 1952 में। इस चीनी मिल को नेशनल अवार्ड गोल्ड मेडल मिलता है सन 1976 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद बिहार सरकार की एंट्री होती है इस मिल में। बिहार शुगर मिल कॉरपोरेशन इसे 1976 में ही अपने अंडर में ले लेती है और इसे इतने अच्छे से चलाती है कि 1993 आते आते इस चीनी मिल को बंद होना पड़ता है। इसी तरह से सन 1974 में 50 एकड़ में बैजनाथ पेपर मिल खोला जाता है सहरसा में, जिसका डेली 5 टन पेपर बनाने का स्टॉक था। वो भी 1987 में बंद हो जाती है। इसी तरह फतुहा स्कूटर फैक्ट्री, मधावा मॉर्टन चॉकलेट फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री मधावा, ऐसी बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां यहाँ थी जो इसी रीजन में 19 सालों में फंड की कमी से बंद हो गई, क्योंकि बिहार में राजनीतिक पार्टियां तो दोलापाती खेलने में बिजी थी। सरकार तो स्टेबल हो ही नहीं रही थी, तो भला फैक्ट्री के बारे में क्या सोचे। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी दोलापाती खेलता रहा और बाकी सब स्टेट ने अपना फोकस काम पे रखा और इस तरह से बिहार अपने फैक्ट्रियों को खोता चला गया और साथ ही साथ रोजगार भी खोता गया। अब आता है बिहार में सन 1990 के बाद का दशक। इसमें सरकार तो स्टेबल थी, पर फैक्ट्रियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ जातिवाद की पॉलिटिक्स की गई। और तीसरी सबसे बड़ी रीजन बिहार में फैक्ट्रियों के पतन का यही बना, जातिवाद की पॉलिटिक्स। वल्ली जातिवाद की पॉलिटिक्स की गई और देखते ही देखते क्राइम रेट बिहार में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। जगह पे जगह चोरी चकारी लूटपाट आम बात हो गई। यहाँ तक कि 7 बजे के बाद पैसे वाले लोगों को कहीं घर से बाहर सफर करना मुश्किल हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की बिहार में धज्जियां उड़ गई थी। अब भला ऐसे हालात में कोई भी कंपनी बिहार में क्यों आना चाहेगी, और ये भी बिहार के फैक्ट्रिलाइजेशन पर काफी असर डाला। चौथा रीजन है बिहार में फैक्ट्री न होने का वीक पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर दौर आता है 2005 से नीतीश कुमार का और तब से आज तक वही सीएम है। हाँ, बीच में जीतन राम मांझी को बनाया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन सीएम बनते ही इन्होंने 2006 में एक इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर आए जो कि कंपनियों को काफी अट्रैक्टिव लगा। लेकिन इस पॉलिसी के तहत जो भी कंपनियां बिहार में अपना ऑफिस लगाई उन्हें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिला। एक्चुअली सरकार ने जो वादे किए थे सब्सिडी देने की, वो उन्हें मिला ही नहीं। इस मामले में कई केस भी चले, जिसके लिए पटना हाई कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट अथॉरिटी को इसके लिए फटकार भी लगाई। 2015 में एक और पॉलिसी लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार बिहार में पहले कंपनी लगाना था, उसके बाद से सरकार उन्हें सब्सिडी और इसके साथ के जो भी बेनिफिट्स है उनको देगी।
जाएगी। लेकिन बिहार के पिछले हालात को देखते हुए कंपनियों को ये पॉलिसी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लगा। इसी तरह बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017, इस पॉलिसी के तहत नीतीश कुमार ने स्टार्टअप को 500 करोड़ का फंड देने की बात कही थी। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कंप्लेन है कि उनको कभी भी कोई फंड मिले ही नहीं सरकार की तरफ से। इसके अलावा 2 और मेन रीजन है बिहार में कंपनियों के नहीं आने का। पहला बाढ़ और दूसरा बिहार में फैक्ट्रियों के लिए जमीन की प्रॉब्लम। दैनिक भास्कर के खबर के मुताबिक 2016 में बिहार को 875.27 करोड़ का नुकसान हुआ था बाढ़ की वजह से। बिहार में बाढ़ के समय आवागमन के मैक्सिमम रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में कंपनियों के लिए मिनरल्स और बने हुए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भी कंपनियां बिहार में नहीं आना चाहती। फैक्ट्रियों के लिए जमीन की प्रॉब्लम। बिहार के लोगों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। एक एवरेज के मुताबिक अगर यहाँ कोई बड़ी कंपनी खोलना चाहे 50 एकड़ जमीन पर, तो 50 एकड़ जमीन के लिए उसे लगभग 100 अलग अलग लोगों से बात करना पड़ेगा, जो कि सरकार के लिए भी बहुत उलझा हुआ काम है, क्योंकि बिहार के 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो ऐसे में कोई अपना जमीन बेचना नहीं चाहेगा। तो ये सारे रीजन मिलकर एक बहुत बड़ी रीजन बनती है बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन न होने में, और जिसके वजह से बिहार के लोग दूसरे स्टेट में पलायन करने को मजबूर है।